मैथ्स चैरिटेबल फाउंडेशन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम चैप्टर 10 पार्ट 2 को देखेंगे। ओके, पढ़े कैसे। पिछले वीडियो में हमने उसके 5 चरण के बारे में जाना था, कौन कौन से 5 चरण होते हैं पढ़ने के लिए। ओके, सबसे पहले हम वर्ण सीखते हैं, उसके बाद शब्द सीखते हैं और फिर पूरी वाक्य रचना देखते हैं। तो इस तरह से हम धीरे धीरे पढ़ने लगते हैं। फिर सिर्फ पढ़ना ज़रूरी नहीं होता, हमें उसका अर्थ भी समझ में आना चाहिए, राइट। तो अब नेक्स्ट देखते हैं कि अर्थ ज्ञान से पढ़ने की कुशलता तक। ओके, तो इस पुस्तक के पाठों में आए अधिकांश शब्दों से आप परिचित होंगे। बहुत सारे शब्द तो आपने दिन प्रतिदिन के जीवन में अपने आसपास सुने होंगे। आपने अन्य विषयों की बहुत सी पुस्तकें तथा इससे पहले भी हिंदी की पुस्तकें पढ़ी होंगी, है ना। हम अपनी नॉर्मल लाइफ में भी बहुत सारी ऐसी कविताएं या कुछ हिंदी किताबें पढ़ते हैं या बोलते भी हैं, राइट। तो प्रसंग के अनुसार उनके अर्थ का अनुमान लगाया जा सकता है, जाना जा सकता है कि लेखक क्या कहना चाहता है। जब ऐसे शब्द विभिन्न संदर्भों के बारे में आते हैं तब हम उनका अर्थ निश्चित रूप से जान लेते हैं। फिर भी यदि कोई अस्पष्टता रह जाए तो ऐसे शब्दों के अर्थ शब्दकोश यानी कि डिक्शनरी में देखकर अपने अनुमान को पक्का कर लेना चाहिए। अगर कोई आपके लिए न्यू वर्ड है तो उसको समझ लेना चाहिए कि उसका मीनिंग क्या होता है, राइट। तो इससे हम आसानी से उस वाक्य को भी समझ सकते हैं। तो पाठ्य सामग्री में तीसरे प्रकार के वे शब्द होते हैं जो बिल्कुल ही अपरिचित होते हैं और संदर्भ के अनुसार उनका अर्थ समझना कठिन हो जाता है। मतलब जिससे रिलेटेड, जिस टॉपिक के रिलेटेड कोई पैराग्राफ हम पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में जानने में भी हमें दिक्कत होती है, राइट। तो उस न्यू वर्ड को हमें जान लेना चाहिए कि उसका अर्थ क्या है। जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है कि कारगिल युद्ध की विभीषिका वर्णनातीत है। इस घटना की विश्वव्यापी स्तर पर निंदा हुई है। ठीक है, ये पूरा वाक्य है। ओके, तो इसमें ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, ये तीनों शब्द हम इससे अपरिचित है, मान लो। तो इस पूरी लाइन का अर्थ क्या हुआ वो हमें समझने में भी दिक्कत होगी, राइट। तो इन तीनों शब्दों में से दूसरे और तीसरे शब्द का अर्थ प्रसंग के अनुसार जानना ही संभव होगा, किंतु पहले शब्द के लिए शब्दकोश देखना आवश्यक हो जाएगा। क्या था, हम फिर से देख लेते हैं कि विभीषिका, तो इसका अर्थ तो हमें पता ही नहीं होगा कि क्या होगा। इसको और इसको, इससे हमें पता चलता है कि ये किसी युद्ध के या किसी ऐसी घटना के बारे में बात हो रही है, राइट। तो यानी कि अर्थ के अनुसार जानना संभव होगा, यानी कि जो पूरी लाइन है, पूरा वाक्य है, उसका अर्थ क्या है उसके अनुसार वो हम दोनों शब्द को जान पाएंगे। लेकिन पहला है, उसके लिए हमें डिक्शनरी की ज़रूरत पड़ेगी। तो शब्द से अधिक महत्वपूर्ण अनुच्छेद या लेख में कही जाने वाली बात का मुख्य भाव है। लेखक के भाव, विचार, संदेश आदि समझना ही वास्तविक रूप से पढ़ना है। भाव, विचार आदि शब्दों द्वारा प्रकट होते हैं, राइट। तो अतः अधिक से अधिक शब्दों को उनके सही अर्थों सहित जानना, पढ़ना कौशल पर अधिकार पाने के लिए आवश्यक होता है। आप जान चुके हैं कि पढ़कर समझने की पहली शर्त है गति पूर्वक पढ़ना। जब तक समुचित गति से नहीं पढ़ा जाएगा तब तक तथ्यों, विचारों, भावों आदि के आपसी संबंधों की अच्छी तरह से समझने में कठिनाई होगी। अतः सबसे पहले गति से पढ़ने का अभ्यास करो। गतिपूर्वक पढ़ने के बाद शब्दों को अलग अलग देखना आवश्यक नहीं है। हम एक ही नज़र में पूरा वाक्य अथवा वाक्यांश पढ़ लेते हैं, सही है। अगर मैं ऐसे बोलूँ कि हम एक ही नज़र में पूरा वाक्य या वाक्यांश पढ़ लेते हैं, ऐसे बोलूँ तो कैसे लगेगा, समझ में ही नहीं आएगा, राइट। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आपको पढ़ना आ गया है तो आपको आपकी स्पीड इम्प्रूव करनी होगी, ठीक है, जिससे आपको समझने में आसानी हो। तो अभी इस लाइन को फिर से पढ़ते हैं कि हम एक ही नज़र में पूरा वाक्य अथवा वाक्यांश पढ़ लेते हैं।
तो अभी समझ में भी आता है अर्थ इसका, राइट। पठन की गति बढ़ाने का अभ्यास करने का एक तरीका है कि पठन सामग्री की दाहिनी ओर पृष्ठ पर सबसे ऊपर उंगली रखकर धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ती चली और उंगली के फिसलने की गति से ही पंक्तियों को पढ़ने का प्रयत्न कीजिए। अभ्यास पर आपकी पठन गति अवश्य बढ़ेगी। ओके, ध्यान रखिए कि 1 मिनट में आप कितने शब्द पढ़ पाते हो। कुछ दिन अभ्यास के बाद कम समय में अधिक से अधिक शब्द पढ़ लेते होंगे। निरंतर अभ्यास से आपकी फिर गति भी सुधर जाएगी पढ़ने की। तो एक बात का अवश्य ध्यान रखना है कि सामग्री में नए अथवा जो कठिन शब्द दिए गए हैं उनका प्रसंगानुकूल अर्थ समझने का प्रयत्न भी करो और उन्हें अपने पठन में बाधक न बनने दो। अगर कोई आपको शब्द समझ में नहीं आता है तो आप उसका अर्थ जानने की कोशिश करो, ताकि आपको जो आप पढ़ रहे हो उसमें आपको किसी भी तरह की बाधा ना हो, आप उसका अर्थ भी समझ लो। किंतु यदि ऐसे शब्द संख्या में काफ़ी हैं, ठीक है, आप कोई ऐसा कुछ पढ़ रहे हो जो मतलब कोई आप कुछ ऐसा पढ़ रहे हो जिसमें बहुत सारे न्यू वर्ड्स हैं, आप जिससे अनजान हो, ऐसा कुछ पढ़ रहे हो, तो आपको वो काफ़ी बाधा आएगी आपको उसका अर्थ समझने में भी, राइट। तो क्या करें, तो उन्हें अलग किसी कागज़ पर लिखो कि जो शब्द आपको नहीं समझ में आता उसको आप नोट डाउन करते चलो। पूरा पाठ पढ़ लेने के बाद इन शब्दों को डिक्शनरी में देखो, उसके सामने उसका अर्थ लिखो और फिर दोबारा उस पाठ को पढ़ो। तब तक पढ़ो जब तक वो आपको उसका अर्थ समझ में ना आ जाए, ठीक है। फिर शब्दों के अर्थ जान लेने के बाद अनुच्छेद में प्रकट विचारों और तथ्यों को समझना अधिक कठिन नहीं होगा। फिर आप आसानी से उसको समझ लोगे, राइट। तो किसी अनुच्छेद को पढ़ते समय आप निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का प्रयास करो, ठीक है। कोई भी पैराग्राफ या कोई भी टॉपिक के बारे में आप पढ़ रहे हो तो फिर उसको पढ़ने के बाद आप इस क्वेश्चन को दोहराओ, जैसे कि अनुच्छेद में कौन कौन से तथ्य दिए गए हैं, अनुच्छेद में कौन कौन से विचार आए, इसमें कौन से तथ्य और विचार मुख्य है और इस अनुच्छेद में कही गई बात कहाँ तक सही है, वगैरह वगैरह। ओके, तो पढ़ी हुई सामग्री को पूरी तरह समझने के लिए ज़रूरी है कि जो बात कही गई है उसका मनन करो और अर्थात उस पर मन ही मन सोच विचार करें। कोई घटना क्यों घटी है, अमुक पात्र का स्वभाव कैसा था, लेखक का संदेश क्या था, उसने वह संदेश कितनी अच्छी तरह से दिया, जो बात कही गई है वो कहाँ तक सही है। ये सारी बातों को हम खुद से ही जाने, यानी कि खुद को ही क्वेश्चन करके उसका आंसर ढूंढो कि क्या बोल रहे हैं पैराग्राफ में या अनुच्छेद में। ओके, फिर नेक्स्ट देखते हैं कि इस प्रकार सोचने विचारने से पढ़ी समझी बात आपके ज्ञान और अनुभव का अंग बन जाती है। अब तब आपको कुछ रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम रट्टा कब मारते हैं, जब हमको समझ में नहीं आता तब, लेकिन हम पूरी तरह से उस अनुच्छेद को समझ चुके हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं, तब हमें रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, राइट। तो पढ़ी समझी बातें जीवन में आपके काम आती हैं और नई सामग्री को पढ़ने और समझने में भी सहायता प्रदान करती है। एक बात और यह भी जानने की कोशिश भी कीजिए कि सही उत्तर वही क्यों है। क्यों, अगर कोई क्वेश्चन है तो उसका हम उत्तर देते हैं, वही उत्तर उसका क्यों आएगा उसको भी एक बार जानने की कोशिश करें। यदि ये सब कुछ आप सफलतापूर्वक कर पाते हो, ठीक है, सच्चे अर्थों में आप पढ़ना जान गए हो। ओके, पर एक बात याद रखो कि किसी एक अनुच्छेद, लेख या कहानी को पढ़ या समझ लेने पर ये नहीं मान लेना चाहिए कि पढ़ने में पूर्णतः कौशल आ गया है। समझ गए? जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि पठन सामग्री होती है वो भिन्न भिन्न विषयों और स्तरों की होती है, राइट। अलग अलग सब्जेक्ट्स में पढ़ना होता है, ठीक है, तो उसमें उस हिसाब से शब्द लिखे गए होंगे। समझ रहे हो? अतः अपनी आवश्यकता और रुचि की सामग्री को पढ़ने और समझने के लिए आवश्यक है कि आप विभिन्न प्रकार की सामग्री, यानी कि विभिन्न प्रकार की बुक्स पढ़ें, अलग अलग टॉपिक्स के बारे में बुक्स पढ़ें, अलग अलग सामग्री को पढ़कर उसे समझने का अभ्यास करें।
पढ़ने में गति भी अभ्यास से ही आती है और अर्थबोध का विकास भी विभिन्न प्रकार की सामग्री को बार बार पढ़ने से ही होता है। मतलब जब हम बार बार किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो हम ऑटोमेटिकली उसे समझने लगते हैं, उसके अर्थ समझने लगते हैं, राइट। फिर नेक्स्ट देखते हैं कि अपठित कविता कैसे पढ़े। अपठित मीन्स जो हमने पहले कभी पढ़ी ही नहीं है, ठीक है, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे, तो उस कविता को हम कैसे पढ़ेंगे। तो एक उदाहरण कविता का भी देख लेते हैं। तो कविता का पठन और अर्थबोध गद्य सामग्री के पठन और अर्थबोध से भिन्न होता है, ठीक है। गद्य हमें पता है क्या होता है, तो गद्य से कविता भिन्न होती है, अलग होती है। गद्य सामग्री का पठन द्रुत गति से और मौन रहकर करना होता है, किंतु कविता के वांचन में उचित विराम, लय यानी कि राग और उसके साथ साथ सस्वर पाठ करने की भी आवश्यकता होती है। गद्य को हम राग में गा सकते हैं क्या? नहीं गा सकते, लेकिन कविता को राग में गाना ज़रूरी होता है। उसका एक प्रॉपर लय होता है हर एक कविता का, उसको उसी में गाना चाहिए, राइट। तो जब तक सस्वर और उचित लय के साथ नहीं पढ़ोगे तो उसको पढ़ने का आनंद ही नहीं आएगा और ना ही उसका अर्थ समझ में आएगा, राइट। तो दूसरी बात यह है कि गद्य की भांति कविता में सूचनाओं और ज्ञान का भंडार नहीं होता, राइट। गद्य में उदाहरण भी दिए होते हैं, बहुत सारी सूचनाएं होती है, ये वो वगैरह, लेकिन कविता में ऐसा कुछ होता है? नहीं होता। और नहीं हम उसका वाचन ज्ञान ग्रहण करने के लिए करते हैं। गद्य की भांति हम कविता के 10-15 पृष्ठ एक साथ नहीं पढ़ सकते। कविता कितनी होती है? 1 पेज की होती है या हाफ पेज की होती है, ऐसी कुछ होती है, राइट। गद्य की तरह वो 10-15 पेज में नहीं आती है, तो हम कविता को उस तरह नहीं पढ़ सकते, समझ रहे हो। फिर कविता तो भावों से परिपूर्ण होती है, उसमें प्रवाह होता है, संगति होती है और कई बार शब्दों के दोहरे अर्थ होते हैं। यानी कई ऐसे शब्द होते हैं जिसके बहुत सारे मीनिंग निकलते हैं। अतः कविता जो है वो धीरे धीरे लयपूर्वक सस्वर पढ़नी चाहिए, जिससे आप कवि के भावों को स्वयं अनुभव कर सको और उसके संदेश को समझ सको। जब हम कविता को पढ़ते हैं तब वो किस भाव से लिखी गई है, कवि ने किस भाव से लिखी है, उसको हम फील कर सकते हैं जब उसका हम ठीक से उच्चारण करते हैं। तो अब आप जान गए हो कि कविता की भाषा गद्य की भाषा से कैसी होती है, अलग होती है, भिन्न होती है। उससे भारी भरकम शब्द नहीं होते। इसके अतिरिक्त इसमें यदि कोई नया शब्द भी होता है तो उससे ज़रूरी नहीं कि कवि ने इसको बिल्कुल उसी अर्थ में लिखा हो जो शब्दकोश में दिया गया है, जो डिक्शनरी में है वही अर्थ कवि ने उस संदर्भ में लिखा हो, वो ज़रूरी नहीं होता कविता में, ठीक है। फिर देखते हैं कि इन बातों का भी हमें ध्यान रखना है कि गद्य और कविता को अधिक से अधिक पढ़ने का अभ्यास करना चाहिए। इसके लिए इस पुस्तक में दिए गए पाठों को ध्यानपूर्वक पढ़ो जो आपके सिलेबस में है। उन सारे पाठ या कविता को हम ध्यानपूर्वक पढ़ें तो उससे हमारी क्या होगी, गति भी बढ़ेगी, अर्थ भी समझ में आएंगे और पढ़ने में भी हम अच्छे हो जाएंगे, राइट। तो इस आपकी सहायता के लिए प्रत्येक पाठ में कठिन शब्द और उसके अर्थ साथ में दिए गए टिप्पणी, ठीक है, साइड में हाशिए में हमें टिप्पणी दे रखी है सारे चैप्टर्स में, राइट। तो हर सामग्री पर विस्तार से चर्चा की गई है। इसके अतिरिक्त पाठों के विभिन्न अंशों पर भी प्रश्न पूछे गए हैं, जिसका उत्तर देने पर आप जान पाएंगे कि आपने पाठ को पढ़कर कितना समझा है। इस सामग्री का पूरा लाभ उठाने के लिए आपको पढ़ने या समझने का अभ्यास करना भी आवश्यक है। इसके लिए निम्नलिखित कार्य कीजिए। सामग्री को दुर्गति से मौन रहकर समझकर पढ़ने की कोशिश करो। मौन रहकर यानी कुछ लोग होते हैं ना जो जोर जोर से पढ़ते हैं, वैसे तो बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए। मौन रहकर यानी कि चुप रहकर मन में बोलना चाहिए, ठीक है। कविता को सस्वर पढ़िए और उसकी लय तथा झंकार का आनंद उठाइए और भाव ग्रहण करने का प्रयास करो। कठिन शब्दों के अर्थ शब्दकोश की सहायता से जानो। मूल पाठ को बार बार पढ़ो और उसमें समाहित घटना या विचार नोट करो और ध्यान दीजिए कि जो पाठ के केंद्र बिंदु से कैसे जुड़े हैं वो नोट्स आपके।
पाठगत प्रश्नों के उत्तर दो, यानी कि लास्ट में प्रश्न आते हैं चैप्टर खत्म होने के बाद, तो हम उसका उत्तर खुद ढूंढें, ठीक है। यदि गलत है तो पुनः अंश पढ़ो और फिर सवाल करके उसके जवाब देने का प्रयास करो। पाठांत प्रश्नों के उत्तर लिखकर देखो कि आपने जो लिखा है लिखने का अभ्यास हो सके और आप परीक्षा में भी तीव्र गति से लिखकर प्रश्नों के उत्तर दे सको। जब तक आपके सारे प्रश्नों के उत्तर पूरी तरह समझ में नहीं आ जाते, यानी कि उपयुक्त सभी कार्य है, तो वो बार बार करो जब तक आप पूरी तरह से उसको नहीं समझ लेते हो। ऐसा करने पर आपके प्रश्नों के उत्तर रटने की ज़रूरत नहीं रहती है। सारी सामग्री आपकी समझ, ज्ञान और अनुभव का अंग बन जाती है। इस पाठ्य सामग्री के अतिरिक्त आपके अभ्यास के लिए पाठांत प्रश्नों के रूप में कुछ अपठित सामग्री भी दे रहे हैं। यह सामग्री अर्थबोध का अभ्यास कराने में आपकी सहायता करेगी। हमें पूरा विश्वास है कि इन दोनों प्रकारों की सामग्री की सहायता से आप पढ़ने की कुशलता का समुचित विकास कर पाएंगे। आपको ऐसी सामग्री पढ़ने के तरीके बताते हैं जो कभी आपने ना पढ़ी हो, जो आपके लिए बिल्कुल नई है या अपठित है, ठीक है। गद्य अर्थात निबंध है, कहानी है, लेखक या समाचार या कविता भी हो सकती है, ओके, जो आपने कभी पहले नहीं पढ़ा है और आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो। तो जब कोई कुछ नया पढ़ रहे हो तो सबसे पहले उसको ऊपर से नीचे तक एक बार देख लो। मोटी मोटी सी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी, जैसे पठन की सामग्री का शीर्षक क्या है, किसके बारे में बोला जा रहा है, ओके। तो ये सब कुछ आपको समझ में आ जाएगी। कुछ बातें उभार कर लिखी जाती हैं, यानी कि टेढ़े छपे अक्षर शब्द या वाक्य में होती है, तो उसको हम ध्यान से पढ़ें, राइट। कुछ और बातें हैं, जैसे कि आपने ध्यान दिया है कि इस बार आप पूरे अनुच्छेद को अधिक तेज़ी से पढ़ पाएंगे, ठीक है। चीज़ें कुछ जानी पहचानी लग रही है, आपको ऐसी लग रही है और स्थिति ध्यान में आ रही है ऐसी कोई और, तो ऐसे आप अखबार या पुस्तक बेहतर तरीके से समझ पाते हो, ठीक है। बार बार रोज़ रोज़ जो अखबार पढ़ते हैं उसको देखना, वो जल्दी जल्दी अखबार पढ़ने लगेगा। क्यों? क्योंकि उसकी आदत बन चुकी है। जितना अधिक से पढ़ेंगे उतनी ही तेज़ी पठन में आप बना सकोगे। इसके लिए पुस्तकालय जाकर अपनी पसंद की पुस्तक पढ़ सकते हो, यानी कि लाइब्रेरी जा सकते हो, ठीक है। फिर पढ़ते समय अगर कोई ऐसा न्यू वर्ड आ जाता है तो आप उसका अर्थ समझो, ठीक है। फिर यह आप इसी पाठ में पढ़ चुके हो, हमने आगे देखा, राइट। तो कहने का मतलब ये कि उस शब्द का संरचनात्मक विश्लेषण करने का प्रयास करना चाहिए। उदाहरण के लिए मान लो कि आपके सामने शब्द आया दिग्विजय, ओके, तो विश्लेषण करना चाहो तो आपको पढ़ने से विजय शब्द तो साफ, दिग्विजय, ठीक है, विजय शब्द तो हमें साफ समझ में आ रहा है, लेकिन दिग आगे क्या लगा हुआ है, दिग, तो ये अनजाना सा लग रहा है। दिग का अर्थ क्या होता है, दिक, जिसका अर्थ होता है दिशा, और दिक् शब्द का अर्थ होता है विजय से पूर्व लगे, और संधि के नियम के कारण दिग बन गया। शब्द क्या है, दिक् है, लेकिन संधि इसमें जॉइंट हुई विजय के साथ, दिक् और प्लस विजय, तो पूरा नाम क्या हो गया, दिग्विजय हो गया। लेकिन दिग की जगह मेन शब्द क्या है, दिक् है, ठीक है। तो इस प्रकार अपरिचित शब्दों के मूल को पहचानने का प्रयास करो और फिर उस शब्द के आगे और पीछे लगे उपसर्ग या प्रत्यय को पहचानिए। साथ ही इनके लगने से बने शब्द में आए बदलाव को पहचान